नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बात और फसक का फंचा लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। सभ्यधानी देहरादून वाले उत्तराखंड में जहां गैरसैंण को सदनी गैर ही समझा गया, वहीं बीता पखवाड़ा इस पहाड़ी कस्बे के लिए मौल्यार लेकर आया। लगभग 1.5 साल बाद अपनी अपनी खतड़ियों से निकलकर हमारे विधायक तो गैरसैंण पहुंचे ही थे, लेकिन उनके लौट जाने के बाद प्रदेश की जनता ने यहां पूरी धमक के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की। खटीमा गोली कांड की वार्षिकी यानी 1 सितंबर को यहां भू कानून, मूल निवास और स्थायी राजधानी जैसे सवालों को लेकर एक महारैली का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों लोग पहुंचे। आसपास के कई गांवों से हमारी दीदी, भुली और ईजा तो महिला मंगल दल के बैनर तले इस रैली में पहुंची ही, लेकिन उन युवाओं को गैरसैंण में देखना सबसे सुखद रहा, जो न तो किसी नेताजी के पिछलग्गू हैं, न पार्टी की चकड़ैतों वाली फौज के रंगरूट और न ही किसी अन्ना गन्ना पन्ना प्रमुख जैसे पद लौंफियाने के तलबगार। ये युवा खांटी पहाड़ी हैं, जिनके दिलों में पहाड़ धड़कता है और अपनी जमीन, अपनी पहचान बचाने की चिंता जिन्हें गढ़वाल और कुमाऊं के कोने कोने से गैरसैंण खींच लाई थी। हमारे विधायकों ने बीते पखवाड़े गैरसैंण पहुंचकर क्या क्या फरकाया, उसका लेखा जोखा हम पिछले एक्स्ट्रा कवर में बांट चुके हैं। इस हफ्ते जनता का गैरसैंण में आंदोलन कैसा रहा, उसे आप बारामासा की इन 2 रिपोर्ट से समझ सकते हैं। जिन्होंने ये रिपोर्ट अब तक नहीं देखी हैं, वो लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इन्हें देख सकते हैं। इस बीच एक दिलचस्प घटना और हुई। एक तरफ तो पूरा उत्तराखंड मूल निवास, भू कानून और गैरसैंण में स्थायी राजधानी की मांग के आलोक में पहाड़ के जल, जंगल, जमीन, संस्कृति और पहाड़ी भाषाओं को बचाने के लिए आंदोलनरत है, वहीं दूसरी तरफ हमारे ही एक विधायक का पत्र भी इस बीच खूब वायरल हो रहा है। ये पत्र लिखा है खानपुर विधायक उमेश कुमार ने। इसमें वो लिखते हैं कि UKSSC द्वारा परीक्षा में गढ़वाली कुमाऊनी भाषाओं के अधिक से अधिक प्रश्न दिए जा रहे हैं। हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जैसे जिलों के अभ्यर्थियों को गढ़वाली और कुमाऊनी भाषाओं की कोई जानकारी नहीं है, जिससे अभ्यर्थियों को परीक्षा में कई प्रश्नों को अधूरा ही छोड़कर आना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में इन जिलों के अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम उनकी मेहनत के अनुसार नहीं आता, जिससे अभ्यर्थियों का आत्मविश्वास निर्बल होता है। इसी साल 29 जनवरी को UKSSC के अध्यक्ष को ये पत्र लिखते हुए उमेश कुमार ने मांग की थी कि प्रदेश में जिन लोगों को पहाड़ी भाषा बींगना बचाना नहीं आता, उनसे इन भाषाओं के इर्द गिर्द सवाल ही ना पूछे जाएं। पक्की बात का कॉन्फिडेंस है विधायक साहब में। एक तरफ तो पहाड़ के लोग दशकों से मुंड कपाल किए हुए हैं कि हमारी भाषाएं इतनी समृद्ध हैं कि उन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ ये विधायक महोदय हैं जो पत्र लिख रहे हैं कि इन भाषाओं के इर्द गिर्द इनके शब्दों से संबंधित सवाल इस पहाड़ी राज्य के चयन आयोग द्वारा भी न पूछे जाएं। हे विधायक महाराज, उत्तराखंड के चयन आयोग अगर गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषाओं, समाजों और संस्कृति पर सवाल नहीं पूछेंगे, तो क्या उन्हें यह पूछना चाहिए कि लगाबेलू जब लिपस्टिक गीत में लॉलीपॉप लागेलू की उपमा देते हुए कवि क्या कहना चाहते हैं, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। वैसे विधायक उमेश कुमार इन दिनों सिर्फ अपने इस खडौनिया पत्र के चलते ही नहीं, बल्कि एक विधानसभा में दिए बयान के चलते भी खूब सुर्खियों में हैं। गैरसैंण में हुए हालिया सत्र के दौरान उन्होंने सदन में कहा कि धामी सरकार को गिराने के लिए कुछ लोग साजिश कर रहे हैं और इसके लिए 500 करोड़ खर्च किए जाने की बात भी सामने आई है। उमेश कुमार जब सदन में ये बात कह रहे थे, उस समय तो बाकी सभी विधायकों को ऐसी जंपत पड़ी हुई थी कि किसी ने भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला। लेकिन अब यह मुद्दा बड़ा बन रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि उमेश कुमार की बात में यदि सच्चाई है तो इसकी जांच होनी चाहिए, और यदि ये बात आधारहीन है तो उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे खरीद फरोख्त से सरकार गिराने और बनाने के खेल में उमेश कुमार पहले भी किसी न किसी तरह से जुड़े रहे हैं। अब बात निकली ही है तो उनकी राजनीतिक पतरी भी शुरुआत से बांच लेते हैं। उमेश कुमार आज हमारे राज्य के सबसे अमीर नेताओं में से एक हैं। प्रदेश में उनसे ज्यादा पैसा शायद सिर्फ 2 ही नेताओं के पास है। एक तो परमानेंट क्वारंटीन वाली महारानी राज्य लक्ष्मी शाह और दूसरे प्रवचनों वाले महाराजा सतपाल महाराज। लेकिन इन दोनों नेताओं को अकूत दौलत जहां विरासत में मिली है, वहीं उमेश कुमार के भाग्य में कुबेर अचानक ही मेहरबान हुए। उत्तराखंड राज्य गठन के कुछ ही समय बाद जब उमेश कुमार सत्ता के गलियारों में पहचान बना रहे थे, तो उनकी पहचान किसी करोड़पति की नहीं, बल्कि एक ऐसे पत्रकार की थी जो सत्ता के शीर्ष पर विराजमान लोगों से करीबी बनाने के गुर जानता था। उन्होंने शुरुआती मुख्यमंत्रियों से करीबी बनाई भी, और ऐसी बनाई कि उन्हें सरकारी गनर तिवारी सरकार में ही मिल गया था। झोंतू की जिम्मेदारी वाला भोकाल उनका तभी से बनने लगा था।
उसके बाद भी कई मुख्यमंत्रियों से उनकी नजदीकियां जग जाहिर थी। इसी दौरान उमेश कुमार प्रॉपर्टी के धंधे में भी बढ़िया कमाने लगे। बीच में कुछ समय के लिए रमेश पोखरियाल निशंक का कार्यकाल उमेश कुमार के लिए स्पीड ब्रेकर जरूर बना, लेकिन खंडूड़ी जी के मुख्यमंत्री बनते ही उमेश कुमार की जिम्मेदारी पुनः स्थापित हो गई। वो सबसे ज्यादा चर्चाओं में तब आए जब हरीश रावत का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया और पूरे देश ने देखा कि हम पहाड़ियों के चुने हुए विधायकों की मंडी कैसे सजती है। लेकिन इस स्टिंग ऑपरेशन में कई झोल थे। ये जितना बेनकाब हरीश रावत को कर रहे थे, उससे कहीं ज्यादा बेनकाब ये स्टिंग ऑपरेशन करने वाले कथित पत्रकार उमेश कुमार को और उन बागी विधायकों को भी बेनकाब कर रहे थे, जिनमें हरक सिंह रावत का नाम प्रमुख था। जनता की सामूहिक याददाश्त बहुत छोटी होती है, इसलिए उन्हें फिर से याद दिला देते हैं कि उस स्टिंग ऑपरेशन के हमाम में दरअसल सभी नंगे थे। हुआ ये था कि हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते उनके कई विधायक बगावत कर चुके थे और उनकी सरकार अल्पमत में आ गई थी। हरीश रावत सरकार बचाने के लिए मुंड कपाल एक किए हुए थे कि तभी उमेश कुमार उनके पास पहुंचे, ये प्रस्ताव लेकर कि वो बागी विधायकों के संपर्क में हैं और डील करवा सकते हैं। अब सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या कोई भी ईमानदार पत्रकार कभी अपनी असली पहचान के साथ किसी मुख्यमंत्री के पास विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग का प्रस्ताव लेकर जा सकता है? कोई पत्रकार अपनी पहचान छिपाकर एक दलाल बनकर स्टिंग करने के उद्देश्य से ऐसा करे तो बात समझ में आती भी है, लेकिन उमेश कुमार अपनी पहचान छिपाकर सिर्फ स्टिंग करने के लिए दलाल नहीं बने थे, बल्कि वो अपनी असली पहचान के साथ हरीश रावत से मिले और हरीश रावत जानते थे कि वो डील करवाने ही आए हैं। ये स्टिंग ऑपरेशन आज भी यूट्यूब पर देखा जा सकता है। सही संदर्भ जान लेने के बाद आप इसे जरूर देखिएगा, इसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। तो स्टिंग में सुनाई दे रही बातचीत ऐसे शुरू होती है कि हरीश रावत उमेश कुमार से हंसते हुए कहते हैं, जब गड़बड़ हुई तब आए। इस पर उमेश जवाब देते हैं, आप याद ही नहीं करते भाई साहब, बताओ मैं क्या करूं। थोड़ी और बातचीत के बाद हरीश रावत खुद ही उमेश कुमार से पूछते हैं कि बताओ अब क्या करना है। इस पर उमेश कहते हैं कि पहले एक बार आप बात कर लो, और ये कहते हुए हरक सिंह रावत को फोन लगाते हैं। इस दौरान उनकी कुछ और बातें होती हैं जिनमें यह स्थापित होता है कि उमेश कुमार इससे पहले भी विधायकों की डील करवाते रहे हैं। मतलब साफ है कि वो कोई पहली बार स्टिंग करने के उद्देश्य से ही नकली डील करने नहीं पहुंचे थे, बल्कि वो असल में ऐसी आपराधिक डील्स का हिस्सा रह चुके थे। हरीश रावत जानते थे कि उमेश सौदेबाज हैं और कोई पहली बार सौदा करने नहीं आए हैं, बल्कि पहले भी उनके साथ विधायकों को मंत्रालय बांटने का सौदा कर चुके हैं। फिर इसी स्टिंग में एक जगह वो हरीश रावत से कहते हैं कि भाई साहब, पिछली बार की तरह नहीं होना चाहिए, कमिटमेंट पूरा होना चाहिए। पिछली बार वाला इनका यानी हरक सिंह रावत का कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ था। इंदिरा जी यानी इंदिरा हृदय का तो पूरा हो चुका था, लेकिन इनका नहीं हुआ था। इस बातचीत से साफ है कि वो पहले भी मुख्यमंत्री से विधायकों की खरीद फरोख्त करते रहे थे। बल्कि ये बात इसलिए भी साबित होती है कि स्टिंग सार्वजनिक होने के बाद जब कुछ पत्रकारों ने हरक सिंह रावत से पूछा कि स्टिंग में पिछले कमिटमेंट की बात का क्या मतलब है, तो हरक सिंह रावत ने खुद ही पूरी मासूमियत के साथ बता भी दिया कि पिछली बार भी मंत्रालय देने की बात हुई थी और वो बात भी उमेश कुमार ने ही करवाई थी। यानी उमेश कुमार हरक सिंह रावत के लिए पहले भी ऐसी सांठगांठ करते रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार बात शायद नहीं बनी, तो असली डील को स्टिंग ऑपरेशन का चोला पहनाकर सार्वजनिक कर दिया गया। और मजेदार तो यह है कि कथित पत्रकार महोदय ने यह स्टिंग अपने चैनल पर भी नहीं चलाया, बल्कि इसे बागी विधायक हरक सिंह रावत को सौंप दिया, जिन्होंने इसे सार्वजनिक करते हुए अपनी बगावत को जस्टिफाई करने का एक टूल बना लिया। इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में डील ये हो रही थी कि उमेश कुमार हरक सिंह रावत की तरफ से कुछ मांग रख रहे थे। ये मांगे थी कि उन्हें अपनी पसंद के 2 मंत्रालय दिए जाएं और जिन 2 विधायकों को वो अपने साथ लेकर वापस लौटेंगे, उनमें से एक को कोई भी मंत्रालय और दूसरे को कोई खाऊ विभाग दिया जाए। इसके साथ ही कैश की डिमांड भी हरक सिंह रावत की ओर से उमेश कुमार ने रखी थी। ये डिमांड 25 की थी, जो 15 पर फाइनल हुई। अब ये 25 और 15 करोड़ थे या लाख, इसका जिक्र स्टिंग में नहीं है, लिहाजा इसका फैसला आप ही कर लीजिए कि आपके विधायक 15 लाख में बिकने जुगा हैं या 15 करोड़ में। इस 15 में भी हरीश रावत ने यह कहा कि अभी 5 ही दे सकता हूं, तो उमेश कुमार ने एक और प्रस्ताव दिया कि बाकी का 10 मैं अपने दिल्ली वाले एक दोस्त से दिलवा देता हूं, आप बाद में उसे लौटा देना। इस दौरान एक और बात हुई जिसे आपको जानना जरूरी है, ताकि आप समझ सकें कि सत्ता में पैसों का खेल कैसे चलता है। हरीश रावत ने जब ये कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और इतना कैश मैं नहीं दे सकता, तो इसके साथ ही ये प्रस्ताव भी रखा कि हरक सिंह और उनके साथी अगर आ जाते हैं तो अपने विभागों से वो 25 तो क्या 30 कमा लें, मैं आंखें बंद कर लूंगा।
ये स्टिंग सार्वजनिक होने के बाद हरीश रावत ने इसे फर्जी बताया था, लेकिन चंडीगढ़ स्थित फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में यह साबित हो चुका है कि स्टिंग सही था। इसकी व्याख्या भले ही सही नहीं हुई, क्योंकि राजनीतिक जीवन में इसका नुकसान हरीश रावत को तो हुआ, जबकि हरक सिंह तुरंत ही भाजपा में कूद गए और फिर से मंत्री बन गए। और उमेश कुमार ने भी चर्चाओं में आने के बाद राजनीति में फाल मारते हुए विधायकी लौफिया ही ली। हालांकि उनकी विधायकी पर भी सवाल हैं। उन पर आरोप हैं कि उन्होंने विधायक बनने के बाद एक पार्टी की सदस्यता ली, जिसके चलते उनकी विधायकी निरस्त होनी चाहिए, जैसे पूर्व में कुछ और निर्दलीय विधायकों की हुई भी है। इस संबंध में 2 साल पहले ही एक शिकायत भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन उस शिकायत पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्तराखंड शायद ऐसे ही लोगों के लिए बना भी है, जो कभी हमारे विधायकों की मंडी सजाकर उसके आड़ती बन जाते हैं, तो कभी खुद ही विधायक तक बन जाते हैं, और अब गढ़वाली कुमाऊनी भाषाओं को भी खाड़ चुलिया देने की वकालत पूरी निर्लज्जता से करते हैं। वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उन्हें ये यकीन है कि पहाड़ी झोंतुओं के लुए में उबाल नहीं आएगा। यही यकीन हर आपराधिक गतिविधि में शामिल लोगों को है, जिन्होंने उत्तराखंड को अपना सेफ हेवन बना लिया है। सबसे ताज़ा उदाहरण ऋषिकेश का है, जहां पत्रकार योगेश डिमरी को शराब तस्करों ने पीट कर अधमरा कर दिया। योगेश पिछले काफ़ी समय से लगातार शराब के अवैध धंधे के खिलाफ मुखरता से बोल रहे थे। भाकपा माले के नेता इंद्रेश मैखुरी ने इस प्रकरण पर लिखा है कि हमले का सूत्रधार गंजा नाम वाला कोई तस्कर है, जो 1990-91 में ऋषिकेश में हुए टिंचरी कांड के मुख्य आरोपियों में से एक है। उक्त कांड में 19 से 20 लोगों की मौत हुई थी। ये हैरत की बात है कि योगेश डिमरी लगातार शराब तस्करी की खबरें दिखा रहे थे, और ऋषिकेश, जो कि देहरादून जिले में आता है, वहां की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। योगेश डिमरी पर हमला होने से पहले हमले की आशंका संबंधी पत्र भी पुलिस को दिया गया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोशल मीडिया पर कभी धाकड़ का तमगा लेने वाले तो कभी बुलडोजर वीर कहलाने वाले मुख्यमंत्री जी का खौफ आखिर इन अपराधियों में क्यों नहीं है? बल्कि अन्य अपराधियों को तो छोड़िए, भाजपा के भीतर भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में कानून का भय खत्म सा नजर आता है। अभी हाल ही में सल्ट में भाजपा मंडल के अध्यक्ष द्वारा एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की से शोषण का ऐसा ही एक मामला चमोली जिले के नंदानगर क्षेत्र का भी सामने आया है, जो अब सांप्रदायिक रूप लेने लगा है। ये गंभीर आपराधिक घटनाएं दर्शाती हैं कि अपराधियों में कानून व्यवस्था का कोई भय नहीं है। अन्य अपराधों की तो बात करना भी अब बेमानी सा लगने लगा है। हमारी पुलिस से 4 कदम आगे तो यहाँ के अपराधी ही नजर आते हैं। हमारी पुलिस की अपराधियों पर नजर हो ना हो, अपराधियों ने पुलिस पर पूरी नजर बनाई हुई है। पर के साल जब देश की राष्ट्रपति उत्तराखंड दौरे पर आई थी, तो अपराधी भांप गए थे कि सारी पुलिस तो महामहिम के दौरे में व्यस्त होगी, लिहाजा उन्होंने ठीक उसी समय देहरादून की एक ज्वेलरी शॉप में करोड़ों की लूट कर डाली थी। अब इन दिनों जब देश के उपराष्ट्रपति उत्तराखंड के दौरे पर हैं, तो ठीक वैसी ही लूट हरिद्वार की एक ज्वेलरी शॉप में हो गई। अपराधियों की इंटेलिजेंस यहां पुलिस से कहीं आगे नजर आती है, जबकि हमारी पुलिस एक ही ट्रैप में बार बार फंस रही है। उत्तराखंड पुलिस न हुई, उत्तर प्रदेश रोडवेज की सवारी हो गई, जो बार बार ठगे जाने के बाद भी एक संतरे से 2 ग्लास जूस निकालने वाला जूसर खरीद ही लेती है। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई भी खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया, पैलाग, नमस्कार।